हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के इतिहास की सबसे हैरान करने वाली और आज तक अनसुलझी डकैती को डिकोड करने वाले हैं। 1987 का ओपेरा हाउस हाइस्ट, एक ऐसी लूट जहां ना कोई हथियार निकला, ना एक कतरा खून बहा, और फिर भी करोड़ों साफ हो गए। बिना सस्पेंस खराब किए बस इतना कहूंगी, इस कहानी को सुनकर आप पक्का ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक अकेला इंसानी दिमाग लिटरली कितना शातिर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधे उस दिन पर चलते हैं। इमेजिन कीजिए, 19 मार्च 1987, दोपहर के 2:15 बज रहे हैं। मुंबई के ओपेरा हाउस इलाके का वो मशहूर त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी यानी TBZ स्टोर, रोज की तरह एकदम बिजी। मालिक प्रताप जवेरी अपनी दुकान में बैठे हैं, कस्टमर्स की भीड़ है, बाहर मुंबई की वही टिपिकल तेज धूप और भागदौड़। सब कुछ एकदम नॉर्मल, बिल्कुल परफेक्ट। तभी अचानक उस भीड़-भाड़ वाली सड़क पर, दुकान के ठीक बाहर, एक बड़ी सी बस आकर रुकती है। ओके, अब जरा इसकी गहराई में चलते हैं। उस बस का दरवाजा खुलता है और एक के बाद एक पूरे 28 लोग नीचे उतरते हैं। सब के सब सफेद शर्ट में, गले में लैमिनेटेड सरकारी बैज, हाथों में सील बंद लिफाफे और भारी भरकम फाइलें। उनके चेहरों पर वो टिपिकल सरकारी अफसरों वाली सख्ती और सीरियसनेस थी। उनका कॉन्फिडेंस ऐसा कि कोई भी देख के कहे, हाँ भाई ये तो पक्का CBI वाले हैं। लेकिन सच बताऊं, उनमें से एक भी, जी हाँ, एक भी शख्स असली CBI अफसर नहीं था। इस पूरी टीम का लीडर था एक आदमी जो खुद को मोहन सिंह बता रहा था। उसने अंदर आते ही एकदम स्ट्रिक्ट और प्रोफेशनल प्रोटोकॉल फॉलो किया। सबसे पहले एक सर्च वारंट टेबल पर रखा, फिर तुरंत दुकान के शटर गिराए गए और CCTV बंद करवा दिए गए। प्रताप जवेरी की लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बिना किसी ड्रामे के शांति से जब्त कर ली गई और फिर बहुत ही सलीके से सोने चांदी के गहनों और कैश को पॉलीबैग्स में सील करना शुरू कर दिया गया। सोचिए, बिना एक भी गोली चलाए सब कुछ किसी मशीन की तरह एकदम परफेक्ट चल रहा था। महज 45 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 45 मिनट के अंदर सारा माल पैक हो गया। इसके बाद जो हुआ ना, वो आपका दिमाग घुमा देगा। मोहन सिंह ने बहुत ही शांति से अपने स्टाफ से कहा कि उसे पास ही एक और रेड सुपरवाइज करने जाना है। उसने उन्हें वहीं दुकान पर नजर रखने का ऑर्डर दिया। वो करोड़ों के माल से भरे ब्रीफकेस उठाए बस में बैठा और फिर वो कभी लौटकर नहीं आया। मुंबई की उस अंतहीन भीड़ में वो हमेशा हमेशा के लिए मानो हवा में गायब हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब हुआ कैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा जाल कैसे बुना गया। अगर हम घड़ी को थोड़ा पीछे घुमाएं, वारदात से ठीक 48 घंटे पहले की इस टाइमलाइन को देखें, तो इस मास्टरमाइंड की खौफनाक और बिजली जैसी तेज तैयारी का अंदाजा होता है। 17 मार्च को अखबार में विज्ञापन, 18 को इंटरव्यू और 19 को सीधे मॉक रेड। मतलब किसी को सोचने का एक सेकंड भी नहीं मिला। इस पूरी साजिश का पहला कदम था एक छोटा सा विज्ञापन। 17 मार्च को टाइम्स ऑफ इंडिया के क्लासिफाइड सेक्शन में एक एड छपता है। लिखा था, 50 डायनामिक ग्रेजुएट्स की जरूरत है इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑफिसर के पद के लिए। इंटरव्यू की जगह ताज होटल का कमरा नंबर 415। देखने में ये एक बहुत ही नॉर्मल सी जॉब ओपनिंग लग रही थी, लेकिन असल में ये बेरोजगारों और नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए बिछाया गया एक बेहद शातिर जाल था। अब जब ताज होटल में इंटरव्यू की परमिशन नहीं मिली, तो इस मास्टरमाइंड ने बिना घबराए तुरंत नरीमन पॉइंट के मित्तल टावर्स में एक दफ्तर किराए पर ले लिया। और ये कोई ऐसा वैसा दफ्तर नहीं था, ये एक असली सरकारी वर्कस्पेस की हूबहू परफेक्ट कॉपी था। साफ सुथरी टेबलें, दीवारों पर सरकारी चिन्ह, बाहर एक प्रोफेशनल बोर्ड और अंदर बाकायदा एक रिसेप्शनिस्ट। सब कुछ इतना असली कि किसी भी कैंडिडेट के दिमाग में रत्ती भर भी शक पैदा ना हो। अब सवाल ये है कि वो 28 लोग थे कौन जिन्हें इस इंटरव्यू के बाद सिलेक्ट किया गया था। तो देखिए, इनमें कुछ एक्स पुलिस वाले थे जो थोड़ी बेहतर सैलरी की तलाश में थे। कुछ एकदम यंग फ्रेश ग्रेजुएट्स थे जो बस अपनी पहली नौकरी का सपना देख रहे थे। इन बेचारों को तो दूर दूर तक कोई आइडिया ही नहीं था कि उन्हें एक बहुत बड़े ऐतिहासिक क्राइम का मोहरा बनाया जा रहा है। फिर आती है 19 मार्च की सुबह। मोहन सिंह ने इन सभी को गेटवे ऑफ इंडिया पर बुलाया। वहां उसने बड़े ही कॉन्फिडेंस से इन्हें बताया कि आज उनकी एक मॉक रेड यानी ट्रेनिंग एक्सरसाइज होगी। उसने अपने इस नए स्टाफ को पूरी तरह से कन्विंस कर दिया कि वो एक असली दुकान पर सिर्फ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और यही वो सबसे बड़ा धोखा था जिसकी वजह से वो 28 लोग TBZ स्टोर के अंदर बिना एक भी सवाल पूछे उसके हर ऑर्डर को आंख मूंद कर मान रहे थे। उन्हें तो लग रहा था कि भाई ये तो बस हमारी ट्रेनिंग है। जरा उस पल को इमेजिन कीजिए। करीब 1 घंटे बाद जब प्रताप जवेरी को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को बुलाया,
और फिर असली मुंबई पुलिस वहां पहुंची। वो 28 लोग अभी भी बिल्कुल वैसे ही अपनी जगह पर खड़े थे, पूरी ईमानदारी से अपने बॉस के लौटने का इंतजार कर रहे थे। जब असली पुलिस ने उन्हें हकीकत बताई तो सोचिए उन पर क्या बीती होगी। पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। वो किसी सरकारी रेड का हिस्सा नहीं थे, वो एक महाधोखे का शिकार हो चुके थे। अब हम इस एक्सप्लेनर के दूसरे और शायद सबसे फ्रस्ट्रेटिंग हिस्से पर आते हैं, इन्वेस्टिगेशन। तत्कालीन डीजीपी अरविंद इनामदार की लीडरशिप में एक बहुत बड़े लेवल की जांच शुरू की गई। पूरे देश का मीडिया इसे कवर कर रहा था। पुलिस ने हर मुमकिन सुराग खंगाला, हाई अलर्ट जारी कर दिया, लेकिन क्या उन्हें कुछ मिला? चलिए देखते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, क्योंकि ये वाकई हैरान करने वाला है। पुलिस के हाथ जो भी सुराग लगा, उसका नतीजा लिटरली 0 निकला। ताज होटल का कमरा नंबर 415, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं। मित्तल टावर्स का वो दफ्तर रातों रात पूरा खाली कर दिया गया। और वो टैक्सी ड्राइवर जिसने मोहन सिंह को बस से उतरने के बाद बिठाया था, उसने पुलिस को बताया कि वो आदमी रास्ते में ही अचानक उतरकर कहीं भीड़ में गायब हो गया। मतलब हर एक लीड एक पक्के डेड एंड पर जाकर खत्म हो रही थी। और इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज सामने आई, वो थी कागजातों की जालसाजी। मास्टरमाइंड ने जो आईडी कार्ड और सर्च वारंट बनाए थे ना, उन पर अशोक स्तंभ और सरकारी मोहर इतनी एक्यूरेट थी कि एक पल के लिए तो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का भी दिमाग चकरा गया। कोर्ट की मोहर, जज के साइन, सब एकदम असली। ये साफ बता रहा था कि इस इंसान को सरकारी सिस्टम और कागजी काम की बहुत ही गहरी अंदरूनी नॉलेज थी। तत्कालीन डीजीपी अरविंद इनामदार का ये बयान इस पूरे केस को परफेक्टली समराइज करता है। उसकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट थी, उसने कोई निशान नहीं छोड़ा। ये कोर्ट अपने आप में इस बात का सबूत है कि उस मास्टरमाइंड का दिमाग कितना ठंडा और कैलकुलेटिंग था। ये कोई सड़क छाप चोरी नहीं थी, ये तो एक परफेक्ट क्राइम की लिटरली मास्टर क्लास थी। और ये सब हमें इस केस के सबसे बड़े, सबसे गहरे रहस्य की तरफ ले जाता है। एक ऐसा सवाल जिसने दशकों से जांचकर्ताओं की नींद उड़ा रखी है। आखिर ये मास्टरमाइंड, ये मोहन सिंह था कौन? उसका असली नाम क्या था? वो कहाँ से आया था? और करोड़ों रुपए लेकर वो चला कहाँ गया? जांच के दौरान पुलिस को एक बहुत अजीब सा कनेक्शन मिला। ठीक 1 महीने पहले, फरवरी 1987 में लुधियाना के पंजाब नेशनल बैंक में भी एक मोहन सिंह नाम के आदमी ने डकैती की थी। लेकिन वो डकैती भारी हथियारों और हिंसा से भरी हुई थी, जबकि टीबीजी वाली डकैती एकदम शांत, दिमागी और पूरी तरह से नॉन वायलेंट थी। तो सवाल ये उठता है, क्या एक ही इंसान इतने कम वक्त में 2 एकदम अलग तरह के अपराध कर सकता है, या ये महज एक इत्तेफाक था? ये गुत्थी आज तक नहीं सुलझी है। लेकिन इस पूरी चोरी की चकाचौंध में हम इसकी मानवीय कीमत यानी ह्यूमन कॉस्ट को नहीं भूल सकते। उन 28 बेकसूर लोगों का सोचिए, उनकी जिंदगियां पूरी तरह से तबाह हो गईं। उन्हें महीनों तक पुलिस इंटरोगेशन से गुजरना पड़ा, नौकरियां चली गईं और जिंदगी भर के लिए समाज में एक कलंक लग गया। उस मास्टरमाइंड ने अपने फायदे के लिए इन मासूम लोगों के सपनों और उनके भरोसे को बस शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल किया और फेंक दिया। शायद आपको याद हो, साल 2013 में आई बॉलीवुड फिल्म स्पेशल 26 इसी कहानी पर बेस्ड थी। लेकिन रियल लाइफ और रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है। फिल्म में हमें एक पूरी टीम दिखाई गई, थोड़ा रोमांस था, फुल ऑन ड्रामा था, लेकिन हकीकत की कहानी बहुत ही ठंडी और डरावनी है। असल जिंदगी में कोई टीम नहीं थी, सिर्फ एक अकेला इंसान था। और सबसे बड़ी बात, इस रियल लाइफ कहानी का कोई फिल्मी हैप्पी एंडिंग वाला क्लाइमैक्स नहीं हुआ। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हम उसी एक सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं, मोहन सिंह आज कहाँ है? क्या वो इन पैसों से अपनी एक नई पहचान बनाकर कहीं ऐश कर रहा है, या वो हमारे ही बीच मौजूद है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे सिस्टम की कमियों को एक्सपोज कर देता है। एक अकेला इंसान हमारे सिस्टम का फायदा उठाकर दिन दहाड़े इतनी बड़ी डकैती करके हवा में गायब हो जाए, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शायद हमें इसका जवाब कभी ना मिले, लेकिन ये केस हमेशा याद दिलाएगा कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार कोई बंदूक नहीं, बल्कि इंसान का अपना दिमाग होता है।